नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्योग्राफी विथ आईडी सर में स्वागत है। आज हम लोग पुनः सितंबर 2013 का सेकंड पेपर के शेष 25 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाइए। क्षेत्र संख्या और शहरी भूमि उपयोग पैटर्न, यानी सेक्टर दे रखा है और अर्बन लैंड यूज पैटर्न दे रखा है, इनको मिलान करना है। यानी जो एक नंबर है यानी हम इसको यदि वर्गस के सिद्धांत से तुलना करें तो जो एक नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और पाँचवा नंबर इस प्रकार से होता है। तो उनका जो एक नंबर है वो क्या है, CBD है। तो एक नंबर क्या हो जाएगा, CBD हो जाएगा। दो नंबर, फिर दो नंबर में थोक एवं हल्के विनिर्माण क्षेत्र। तीन नंबर पर निम्न वर्ग आवासीय क्षेत्र और चार नंबर पर मध्य वर्ग आवासीय क्षेत्र। तो देखिए कौन सा सही हो जाएगा इसका, ए का दूसरा, तो ए का दूसरा हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी इसमें सही हो जाएगा। शिफ्टिंग खेती के बारे में सामान्यतः सत्य नहीं है। व्हाट इज जनरली नॉट ट्रू शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन से तो आप परिचित हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें खेतों का मतलब, इसमें क्या होता है कि जो खेत होते हैं वहाँ पर कुछ लोग कुछ दिन खेती करते हैं, उसके बाद जब उसकी उर्वरता ख़त्म हो जाती है तो दूसरे स्थान पर जाके वहाँ पर खेत का निर्माण करते हैं और खेती करते हैं। कुछ सालों बाद जहाँ जो खेती छोड़कर गए होते हैं वह फिर उपजाऊ हो जाती है और वहाँ पर आते हैं और फिर खेती करते हैं, यानी ये होती है शिफ्टिंग खेती। अपने भारत में उत्तर पूर्वी भारत में शिफ्टिंग खेती की जाती है। तो देखिए इसमें देखते हैं कि इसमें कह रहा सत्य नहीं है। तो खेत का क्रमावर्तन, भारवाही पशुओं की अनुपस्थित, प्रायः वासभूमि क्षेत्र को बदला नहीं जाता है, यह सामुदायिक जीवन के लिए महाउत्प्रेरक शक्ति है। तो देखिए वासभूमि क्षेत्र को बदला नहीं जाता है, इसमें ये गलत है, क्योंकि वासभूमि जहाँ पर रह रहे हो उसको भी तो बदला जाएगा। खेत का क्रमावर्तन होता है, भारवाही पशुओं की अनुपस्थिति रहती है और यह सामुदायिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण शक्ति है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टिन का सबसे बड़ा उत्पादक है। टिन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा उत्पादक है। तो टिन सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो छत्तीसगढ़ में होता है। यानी हम कह सकते हैं कि भारत में केवल छत्तीसगढ़ में ही टिन का उत्पादन किया जाता है 100%। औद्योगिक अवस्थित सिद्धांत का क्लासिकल मॉडल, जिसमें न्यूनतम लागत उपागम प्राथमिक महत्व रखता है, किसका औद्योगिक अवस्थित सिद्धांत माना जाता है। द क्लासिकल मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी इन विच लीस्ट कॉस्ट अप्रोच इज प्राइमरी कंसिडरेशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज द इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी ऑफ। देखिए जो न्यूनतम लागत सिद्धांत है, न्यूनतम लागत सिद्धांत हूवर महोदय ने दिया था और वेबर महोदय ने न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत की बात की थी, पर UGC ने इसका जो सही आंसर माना है वो वेबर को माना है। ठीक, हम वेबर के बारे में कुछ जान लें। तो वेबर जर्मन के अर्थशास्त्री थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी जर्मन में, जैसे अंग्रेजी भाषा में थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री प्रकाशित हुई थी और इन्होंने आइसोडोपेन की बात की थी। आइसोडोपेन समान परिवहन लागत को मिलाने वाली रेखाएं आइसोडोपेन कहलाती हैं। इन्होंने कुछ मटेरियल इंडेक्स की बात की थी। मटेरियल इंडेक्स का मतलब होता है कि जो उत्पादित पदार्थ है और कच्चा पदार्थ है उसका जो अनुपात है, जो शुद्ध पदार्थ होता है उसका अनुपात सदैव 1 होता है। और जो जब पदार्थ सूचकांक का एक मान
यानी एक से जब अधिक होता है तो जो उद्योग होता है, जो इंडस्ट्री स्थापित करनी होती है, वो कच्ची सामग्री के पास। क्यों? जब एक से अधिक होता है यानी कि कच्चे माल की उपस्थिति ज़्यादा है, यानी वो कच्चा माल ऐसा है कि जब कोई वस्तु उत्पादित होती है तो जो डस्ट है, बचा हुआ पार्ट बहुत अधिक बचता है। वहीं जब पदार्थ सूचकांक एक से कम होता है, जब एक से कम होता है तो जो उद्योग है वो बाजार के पास लगाना चाहिए। उसका मतलब ये होता है जो कच्चा माल है वो उत्पादित, जब वस्तु उत्पादित होती है तो जो उसका डस्ट पार्ट है, बेकार पार्ट है, वो बहुत कम बचता है। ठीक, तो यहाँ पर हम बात किए पदार्थ सूचकांक की। फिर हम बात करते हैं हूवर ने न्यूनतम लागत सिद्धांत को दिया है। इनका जो सिद्धांत है न्यूनतम लागत सिद्धांत, इनकी जो बुक है वो बुक है लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, 1948 में इन्होंने प्रकाशित कराई। लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन्होंने 3 प्रकार की लागत की बात की। कच्ची सामग्री को एकत्र करने की लागत, परिवहन लागत, यानी जब कोई कच्ची सामग्री है उसको एकत्र करने में लगा, और जब वस्तु उत्पादित हो जाती है तो उसको बाजार तक ले जाने में जो लागत लगती वो, और जो उत्पादन प्रक्रिया, जब उत्पादन प्रक्रिया हो रही हो जैसे मशीन का खर्चा, और उसमें जो जैसे मशीनें किससे चल रही हैं, इन सब चीज़ों का खर्चा, वो सभी जोड़कर इन्होंने 3 प्रकार की लागत की बात कही है। वही हम वाल्टर आइजार्ड की बात करें तो उन्होंने वान थ्यूनेन, वेबर और लास के सिद्धांतों का समन्वय करके औद्योगिक अवस्थित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने अपने सिद्धांत में स्थानापन्न पर बल दिया, अधिक दिया, इसीलिए इनके सिद्धांत को थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट कहा जाता है। इनके सिद्धांत को थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट कहा जाता है। ये जो इन्होंने 1956 में बुक प्रकाशित की थी, लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी। बहुत पूछा जाता है लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी। वही लास महोदय ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, औद्योगिक सिद्धांत। उन्होंने इकोनॉमिक ऑफ लोकेशन पुस्तक लिखी। इन्होंने बाजार पक्ष पर पूर्ण रूप से बल दिया। इन्होंने बाजार पक्ष पर पूर्ण रूप से बल दिया। उन्होंने ऐसा कहा कि कोई भी फर्म ऐसी जगह स्थापित की जाए उसका किराया चाहे जितना हो, पर उसकी अपेक्षा वहाँ पर सप्लाई अधिक हो तो लाभ अधिक हो। यानी इनका जो लास का जो सिद्धांत था वो अधिकतम लाभ पर आधारित है। वही स्मिथ महोदय ने भी अपना सिद्धांत दिया। स्मिथ महोदय ने 1971 में अपना सिद्धांत दिया। इनका भी जो सिद्धांत है वेबर के सिद्धांत को संशोधित करके इन्होंने अपने सिद्धांत दिया। इनकी जो बुक है इंडस्ट्रियल लोकेशन, इनकी बुक है इंडस्ट्रियल लोकेशन। ठीक, हम अगले क्वेश्चन पर आएंगे। कील नहर किसे जोड़ती है? तो जो कील नहर है वह बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है। जैसे ये रसिया वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये बाल्टिक सागर है और ये जो है वो उत्तरी सागर है। ये ऐसे इसको जोड़ती से कील नहर है। भारत की स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशिष्ट आर्थिक गठबंधन नीति कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 2000 में। और अधिनियम इसका जो पारित हुआ था वो 2005 में पारित हुआ था। इसकी घोषणा जो की गई थी वो 2000 में की गई थी। समकालिक संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश भू रणनीतिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इन द
contemporary context which one of the following countries is most significant from geostrategic viewpoint? सी अफगानिस्तान भूरणनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्यों है ये आप जान रहे हो कि जो मालदीव है और श्रीलंका है और ये बांग्लादेश है, ये सभी समुद्र सीमा से घिरे हुए हैं। और ये अफ़गानिस्तान जो है वो अमेरिका बता रहे हैं, ये चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान, इन चीज़ों से घिरा हुआ जो भू रणनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस देश में क्षेत्रीय विकास नीति के रूप में पुरस्कार दंड तकनीक का प्रयोग किया जाता है? यानी कैरेट एंड स्टिक टेक्निक्स इज यूज्ड एज रीजनल डेवलपमेंट पॉलिसी। यानी कौन सा देश है जिसमें पुरस्कार भी दिया जाता है और दंड भी दिया जाता है, ऐसी तकनीक प्रयोग की जाती है क्षेत्रीय विकास में, तो वो देश है आपका ग्रेट ब्रिटेन। वृहत हिमालय का क्रोड़ किससे बना है? यानी जो वृहत हिमालय इसका जो कोर है, द कोर ऑफ द ग्रेट हिमालय इज मेड अप, वो किससे बना है? तो वो बना है आपका आद्य महाकल्पीय चट्टानें, आर्कियन रॉक से बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी शैल व्यवस्था भारत में कोयला का मुख्य स्रोत है? तो कोयला का मुख्य स्रोत कौन सा है? गोंडवाना, जो गोंडवाना क्षेत्र है वो है। भारत द्वारा दक्षिण पश्चिम एशियाई देशों में कौन सी वस्तुओं का समूह आयात किया जाता है? दक्षिण पश्चिम एशियाई देशों से। Which one of the following sets of commodities is imported by India from Southwest Asian countries? साउथ वेस्ट से दक्षिण पश्चिम एशिया से क्या खरीदा जाता है? बहुमूल्य पत्थर और मोती, प्रेशियस स्टोन्स एंड पेर्ल्स। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक संख्या में चीनी मिल हैं? चीनी मिलें सर्वाधिक कहाँ हैं? तो जो चीनी मिलें हैं सर्वाधिक वो उत्तर प्रदेश में है। Which one of the following state in India has the largest number of sugar mills? सूची का मिलान करता है बोली और राज्य। कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है देखना है। तो अवधी बोली अवध प्रांत यानी उत्तर प्रदेश में, बुंदेली ये मध्य प्रदेश में, मैथिली बिहार में और बांगड़ी हरियाणा में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। लेवेंसराम की अवधारणा किसके प्रकाशन के पश्चात राजनीतिक भूगोल के विषय में लोकप्रिय बनी? लेवेंसराम की तो जो लेवेंसराम की अवधारणा है वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी के प्रकाशन के बाद लेवेंसराम की अवधारणा बनी। देखिए ये अवधारणा लेवेंसराम की अवधारणा रेटजल महोदय ने दिया था। इनका मानना था कि कोई भी समाज या कोई भी बायोम, जैसे समाज एक प्रकार का समाज है, वो उसमें लोग कैसे रहेंगे, तो वो सभी क्या होता है कि अपने शक्ति के बल पर लड़ते हैं और जो जीतता है वो रहता है। इस अवधारणा पर लेवेंसराम संबंधित है और इन्होंने लेवेंसराम को राजनीतिक भूगोल से जोड़ा कि
कैसे कोई देश अपने आप में कैसे संप्रभुता हासिल कर सकता हो और अपने आप को बनाए रख सकता है। ठीक। और देखते हैं कि जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ हिस्ट्री, जो पिवट ऑफ हिस्ट्री, ये जो बुक है वो मैकिंडर महोदय की है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड इकोनॉमी, नेशंस, स्टेट एंड लोकेलिटी, ये जो बुक है वो J.A. एग्न्यू की है। और मेकिंग पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये जो सी वाली है, ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड इकोनॉमी, नेशन एंड लोकेलिटी, ये जो बुक है ये P.J. टेलर की है। सॉरी, ये P.J. टेलर की है। और मेकिंग पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो है ये J.A. एग्न्यू की है। ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये तुम्हारी दो महत्वपूर्ण है, ये रेडजल महोदय की है और ये मैकिंडर महोदय की है। प्रेड ने निम्नलिखित आधार पर अवस्थित सिद्धांत की आलोचना की है। प्रेड क्रिटिसाइज्ड लोकेशन थ्योरी ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स। प्रेड ने क्या आधार माना है? तो तर्कपूर्ण असंगतता, उद्देश्य एवं क्षमता, लॉजिकल इनकॉन्सिस्टेंसी, मोटिव्स एंड कैपेसिटी। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करें। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। संचयी प्रेरण मॉडल, स्थानिक विसरण मॉडल, व्यवहारपरक मैट्रिक्स, आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएं। तो स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये रोस्टो की है। बिहेवियरल इंडेक्स, व्यवहारपरक मैट्रिक्स जो ये हैं, और क्युमुलेटिव कॉजेशन मॉडल, ये मिरडाल का है। और स्थानिक विसरण मॉडल ये हैंगरस्टैंड का है। और व्यवहारपरक जो है वो प्रेड का है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भू राजनीति शब्द की उद्भावना की है? तो भू राजनीति शब्द की उद्भावना किसने किया है? वो क्या है? जेलिन महोदय ने किया है। जेलिन महोदय ने स्टेट सम लाइफ फॉर्म 1916, इन्होंने राज्य के 5 अंग बताए हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित मानचित्रों को पैमाने के ह्रासमान क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ह्रासमान मतलब बड़े से छोटे क्रम में करने की बात कर रहा है। तो भूकर मानचित्र ये सबसे लार्ज स्केल पर है, भूकर मानचित्र। उसके बाद स्थलाकृतिक मानचित्र, उसके बाद दीवार मानचित्र, और उसके बाद एटलस मानचित्र। सबसे छोटा जो मापनी होती है वो एटलस की होती है, सबसे बड़ी भूकर की होती है यानी कैडेस्ट्रियल मैप की, और सबसे छोटी जो मापनी होती है वो एटलस मैप की होती है। तो 44 का आंसर डी सही होगा। RF 1:50,000 के साथ मानचित्र पर अपवाह द्रोणी के क्षेत्र को मापने पर 200 वर्ग सेंटीमीटर आया है, जबकि RF को कम कर दिया गया तो उसका जो आया है वो 1 लाख आया है। 1:1,00,000 RF आया है, कर दिया जाता है। तो मानचित्र पर बेसिन का क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसका जो क्षेत्रफल होगा 50 वर्ग किलोमीटर होगा। इसको हम अलग वीडियो में क्वेश्चन का बेस बता के कि कैसे हल किया जाएगा, अलग वीडियो में इस पर हम चर्चा करेंगे। स्थलाकृतिक मानचित्र पर रेखाएं जो जल की गहराई इंगित करती हैं क्या कहलाती हैं? जो जल की गहराई इंगित करती हैं, यानी ऑन ए टोपोग्राफिक मैप लाइंस दैट इंडिकेट वाटर डेप्थ
तो वाटर डेप्थ को जो करती हैं वो है आइसोबाथ, अनुगंभीर रेखाएं। कुतुब मीनार की हवाई फोटोग्राफ पर पहचानने के लिए प्रतिबिंब व्याख्या के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा ज़्यादा अभिव्यंजक या सार्थक है। तो किसी यानी कोई भी पिलर है या मीनार है, उसकी पहचान करने के लिए उसकी परछाई पर ध्यान दिया जाता है, यानी उसकी कैसी परछाई बन रही है तो हम उसको पहचान लेते हैं। तो उसकी जो परछाई होती, छाया होती, शैडो की व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 सूची मिलान करना है। मानक वर्ण यानी कलर, स्टैंडर्ड कलर दे रखा है, उधर लैंड यूज फीचर दे रखा है। किस कलर से किस भूमि को किस रंग से दिखाया जाता है। जो लाल रंग वाला होता है वो अनकल्टिवेटेड लैंड दिखाया जाता है, लाल से अनकल्टिवेटेड लैंड, और गहरा हरा से कृषि क्षेत्र दिखाया जाता है, और ब्राउन फिर से देखते हैं कि जो मानक वर्ण है ये और ये भू उपयोग है, तो जो कृषि क्षेत्र है वो पीला से दिखाया जाता है, यानी जो कल्टीवेटेड एरिया है वो येलो से दिखाया जाता है, और जो बिल्टअप एरिया है वो लाल से दिखाया जाता है, और जो वन क्षेत्र है ये हरे से दिखाए जाते हैं, जो अनकल्टिवेटेड लैंड है वो ब्राउन से दिखाया जाता है। अभी गलत हो गया था, थोड़ा ध्यान नहीं दिया, ठीक। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। विदेशी नीति से राजनीतिक भूगोल के संबंध को किसके चित्रांकन ने संक्षिप्त रूप प्रदान किया है। हुज पोर्ट्रेल्स epitomized the relationship of political geography to foreign policy। कार्ल हाउसहॉफर, यानी विदेश नीति से जो राजनीतिक भूगोल का संबंध हो कार्ल हाउसहॉफर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50 निर्णय प्रक्रिया में प्रतिवेश के मानसिक मानचित्र के महत्व पर पहली बार किसने जोर दिया। हु फॉर द फर्स्ट टाइम emphasized the importance of mental map of environment in decision making process। तो इसका जो सही आंसर है वो गोल्ड ने किया था। तो आज हम लोग 25 क्वेश्चन पर चर्चा कर लिए हैं। अब हम अगली हमारी जो वीडियो आएगी वो सितंबर 2013 का थर्ड पेपर पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।